की गई, जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में अनिवार्य की गई। अब यहां पर सवाल ये आता है, हमारे यहां पर जो परंपरा रही है 1977 तक, 1977 तक ये एक्चुअली प्योरली परंपरा पर आधारित है, ट्रेडिशन पर, कन्वेंशंस पर। 1977 तक ये परंपरा का पालन किया गया कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या किया जाएगा, सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये परंपरा पर आधारित और 1977 तक परंपरा का पालन किया गया। लेकिन इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व था तो इंदिरा गांधी ने पहली बार देश के इतिहास में ऐसे हुआ कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करते हुए चौथे सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मिस ये सीनियर है, इसको नहीं अपॉइंट किया उन्होंने, ये सीनियर है, इसको भी नहीं अपॉइंट किया, मिस इसके बाद कौन सीनियर, ये, इसके बाद ये, इसको भी नहीं अपॉइंट किया, इसको ये फोर्थ मोस्ट सीनियर व्यक्ति को सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया गया। ये जब परंपरा टूटी और अगेन 1980 के दशक में एक और बार परंपरा टूटी थी, जिसमें एक सीनियर मोस्ट जज के स्थान पर सेकंड सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया गया सीजेआई के रूप में। तब राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति का मतलब इंदिरा गांधी के समय नाम ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर कार्य करता है, ऑब्वियसली मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ये सरकार के ऊपर आरोप लगने लग गए कि सरकार अपने मनपसंद सीजेआई बना रहे हैं, सरकार अपने मनपसंद सीजेआई बना रहे हैं, तो इस वजह से सीनियरिटी का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जब 1993 में सेकंड जजेस केस था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि मुख्य न्यायाधीश उसी को नियुक्त किया जाना चाहिए जो वरिष्ठ न्यायाधीश हो, मींस जो जिसकी सीनियरिटी हो। ये कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब अगेन चाहिए, चाहिए शुड बी, इसका मतलब कि कोई अनिवार्यता ऐसी नहीं रखी थी, पर कमेंट ये जरूर किया था। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय होता है। तो कमेंट जब किया तो 19 तब से लेकर के 1993 तक अभी भी वही परंपरा फॉलो की जा रही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है। तो आज तक के भारत के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है जहां पर सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट सीजेआई के रूप में नहीं हुआ है, बाकी सभी में वो परंपरा का पालन किया गया। इसीलिए कभी अखबारों में पढ़ते होंगे कि अब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होंगे तो ये जज मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, फिर उसके बाद ये जज। आज तक हमारी महिला कोई नहीं बनी है, पर एक नाम आ रहा है जस्टिस बीवी नागरत्ना का कि 2027 में बनेगी, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। जरूरी वो प्रेसिडेंट के उस समय ऊपर डिपेंड करता है कि उनको बनाएंगे या नहीं है। हालांकि बनाना चाहिए वो अलग संदर्भ है, बट एक अनुमान के आधार पर, क्योंकि परंपरा ऐसी फॉलो की जाती है, इसलिए सीनियरिटी देख ली जाती है कि भैया ये सीनियर, इसके बाद ये सीनियर होगा, इसके बाद ये सीनियर होगा। इसलिए अखबार वाले कई बार लिख देते हैं कि ये हो सकती हैं, ये हो सकते हैं, ऐसा लगाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1980 के दशक में, एग्जैक्ट उसका ये 84 है शायद मेरे ख्याल से, 1980 का दशक लिख लीजिए। देखिए एक जरूर चीज है इसमें, आर्टिकल 126 है हमारा, 126 सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए ऐसा प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं, लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान है। कार्यवाहक या कार्यकारी भी आप देख सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में। और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसी एक को जब तक कि स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक
किसी एक को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से ही किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कह सकते हैं। शपथ एवं प्रतिज्ञा। सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश इसके समक्ष राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। Means president or some person appointed by him in his behalf administers the oath or affirmation to the president. राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। President or some person appointed by president in his behalf to administer the oath of to the judges of the Supreme Court. ठीक है। इसके अलावा ये 124 में ही है, वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। ये 125 में सैलरी एंड अलाउंसेस यानी कि वेतन एवं भत्ते। क्या हुआ बताओ, क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया? शब्दों का मतलब इंग्लिश अफर्मेशन, AFFIRMATION। अब ये लोग ना, अभी तुम नहीं हो, ये लोग सिर्फ भावनाओं को समझ के लिख लेते हैं। अरे ये लोग इतने आदी हो गए हैं कि अब इनको पता चल रहा है कि वहां पर क्या लिखा होगा, अंदाजे पे लिख लेते हैं, क्योंकि अब आदत पड़ गई है इन लोगों की। शपथ एवं, क्योंकि एक बार नहीं कम से कम 10 बार लिखे होंगे, कम से कम 10 बार। वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 के अनुसार कहा गया है कि इनको वेतन एवं भत्ते जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? संसद विधि बनाकर, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन such salary and allowances shall be provided to the judges of the Supreme Court which may be determined by Parliament by law। संसद विधि बना करके निर्धारित करेगी। लेकिन यहां पर यह कहा गया है, यहां पर नोट में यहां पर यह कहा गया है इनके जो विशेषाधिकार, इनके जो अलाउंसेस होंगे, भत्ते होंगे, विशेषाधिकार होंगे, प्रिविलेजेज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेज जो भी होंगे, उनको नियुक्ति के पश्चात उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। Means that no change can be made into their disadvantage in relation to the allowances or the privileges। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लाभकारी किया जा सकता है। मतलब कि यदि आपको भत्ते वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। और कब? नियुक्ति के पश्चात। नियुक्त करने के पहले बता दो कि आपको वेतन जितना वर्तमान में मिल रहा है जजेस को उतना नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? कम मिलेगा। नियुक्त करने के पैसे पहले बता दो
नियुक्ति के पश्चात आप कम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जजेस को क्या कहा गया है कि आप स्वतंत्र पूर्वक कार्य कीजिए, वेतन की चिंता मत कीजिए। और एक चीज और हमने अनुच्छेद 112 में डिस्कस की, क्या डिस्कस किया है कि जो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उन न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन सब भारत की संचित निधि पर भारित होगी। यही डिस्कस किया था ना। इसका मतलब क्या है कि ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। इवन अनुच्छेद 146 इधर हो ना, मतलब ध्यान से सुनना। वो वही वाली कहानी कर रही है जो मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हाँ कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, अब सो रहे हैं, बॉस अचानक आया तो बिना आंख खोले, हाँ बोलिए। अब पहले तो सो रहे थे, वैसे ये कर रही है। हाँ मुझे पता है, तुम ध्यान में मग्न थी, भगवान को क्या कर रही थी, बुला रही थी कि हे प्रभु आ जाओ, इनको उठा के ले जाओ, सोने भी नहीं देते हैं। अनुच्छेद 146 के अनुसार हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में के जो प्रशासनिक खर्च होंगे तथा सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन सब क्या होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। इसके अलावा इनका जो टेन्यूर होगा या पदावधि या टर्म कह सकते हैं, वो एक्चुअली टर्म में सिर्फ ये डिटरमाइन किया गया कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज, आर्टिकल 125 में ही मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र डिटरमाइन की गई है और वो क्या है, 65 वर्ष, 65 ईयर, यानी कि अधिकतम है ये। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाएगा तो तुरंत रिटायर हो जाएगा। लेकिन कितने साल रहेगा, यदि 50 साल में यदि अपॉइंट किया दिया गया तो कितने साल, 15 साल काम कर लेंगे। 40 साल में अपॉइंट कर दिया गया, हाँ तो 25 साल काम कर लेंगे, ठीक है। और यदि 64 साल में 1 साल। एक और संविधान में हमारे संशोधन किया गया था, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसके माध्यम से 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 से कहा गया कि जो इनकी एज है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, एज से संबंधित, उम्र से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन, सच अथॉरिटी and in such manner shall determine as parliament may by law provide. Such authority, the provisions related to the age of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as may be determined by parliament by law. उम्र से संबंधित प्रावधान ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति के द्वारा एवं ऐसी रीति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, मीन्स रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द एज। सिर्फ एज के संबंध में हम बात कर रहे हैं। एज से संबंधित निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि संसद यदि किसी को अधिकृत कर देती है कि भैया आप और इस प्रक्रिया के माध्यम से एज से संबंधित निर्धारित करोगे, तो फिर वो किसको अधिकार दिया गया है, संसद को डिटरमाइन करने का अधिकार दिया गया है कि संसद विधि बना करके उस प्राधिकारी का गठन या अथॉरिटी का गठन कर सकती है। सारे जगह पर, हाँ सारी जगह। इसके अलावा एक नोट पॉइंट है कि आफ्टर द रिटायरमेंट the judges of the Supreme Court
shall cannot plead or work, cannot plead, plead, or work, cannot plead or work before or under any authority of the government of India or government of the state. पद में न रह जाने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी के समक्ष या अंतर्गत, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी के समक्ष या अंतर्गत अभिवाचन या कार्य नहीं कर सकता। अभिवाचन या कार्य नहीं कर सकता। मीन्स आप यदि सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत सीमित विकल्प रह जाएंगे। ना तो आप कहीं पर जाकर के गिड़गिड़ा पाओगे। प्लीडिंग का मतलब समझते हैं? किसी भी, जो यहाँ पर लिखा है, जो प्राधिकारी लिखा है, एनी, क्या लिखा है? एनी अथॉरिटी लिखा है ना, बिफोर और अंडर एनी अथॉरिटी ऑब्लिक कोर्ट भी कर लीजिए, न्यायालय भी, प्राधिकारी और न्यायालय। मीन्स इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष आप जाकर के वकालत नहीं कर सकते हो। सिंपल सा ये है, ठीक है। और किसी प्राधिकारी के अंडर में कार्य भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? पेंशन में काम चलाओ अपना चुपचाप बैठ करके, और या कुछ ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाए जहां पर आप किसी के अंडर में काम ना करो, आप स्वतंत्रता पूर्वक काम करो। जैसे राष्ट्रपति बना दो, किसी के अंडर में थोड़ी काम करेंगे। राष्ट्रपति हैं, हम सुझाव पे काम करेंगे, अंडर में नहीं। समझ रहे हैं? राज्यपाल बना दो, राज्यपाल भी सुझाव में काम करेगा, किसी के अंडर में नहीं। मीन्स इसका मतलब वो संवैधानिक पद है, वो किसी के अंडर वाला पद नहीं माना जाता है। ऐसे ही सेम इसी प्रकार कुछ ऐसे जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह है, कुछ एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका अध्यक्ष या सदस्य बना दो। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दो। ये किसी के अंडर वाले नहीं है, ये स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने वाले संस्थाएं, तो किसी के अंडर वाले कार्य नहीं है। तो ऐसे कार्यों पर बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया क्या जा सकता है, वही बनते ही कानूनी रूप से बाध्यता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया? और सब हो गया ना? अभिवाचन मतलब गिड़गिड़ाओ मेरे सामने कुछ, सर मैं ये नहीं वो कर, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की, माफ कर दो मुझे, ये अभिवाचन होता है। जो वकील करते हैं ना, वो प्लीडिंग करते हैं, मीन्स प्रभु इसके बाद त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। त्यागपत्र ये भी 125 में वो सेलियर अंशेस है, ये त्यागपत्र वगैरह 124 में, 124 में त्यागपत्र। ठीक है। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। इसके बाद अब महत्वपूर्ण चीज आती है रिन्यूअल।
रिमूवल। ये भी अनुच्छेद 124 यानी कि पद से हटाना। 124 और प्लस एक कानून भी है संसद का, और वो संसद का कानून है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इन दो प्रावधानों से रिमूवल का संपूर्ण तरीके से रिमूव किया जा सकता है। जजेज इंक्वायरी एक्ट यानी कि जजेज की रिमूव करने के, जजेज को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में हमें अनुच्छेद 124 और प्लस इसके अलावा एक अधिनियम है संसद का जिसे कहते हैं जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, उसके संबंध में कुछ प्रक्रिया दी गई है। इन दोनों को मिलाकर के ही हम प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया क्या है पहले समझ लीजिए चीजों को। हमें कहा गया है कि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कैसे हटाएंगे? आदेश के द्वारा, बाय ऑर्डर। लेकिन ये राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या होगा? समावेदन। समावेदन, समावेदन मतलब कि एड्रेस, एक संबोधन आएगा। समावेदन का मतलब एक संबोधन आएगा। अपने से राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी नहीं हटाएंगे, एक समावेदन आएगा। समावेदन कहां से आएगा? समावेदन आएगा यहां से, यानी कि संसद के दोनों सदन से। संसद के दोनों सदन से, संसद के दोनों सदनों से पारित एक संकल्प आएगा या समावेदन कहेंगे, यानी कि ये दोनों सदन जो है से पारित संकल्प किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। This resolution passed by both the houses of parliament shall address to the president and president can remove them by an order. राष्ट्रपति उसे आदेश के द्वारा उन्हें हटाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रथम सदन और ये द्वितीय सदन। मैंने यहाँ पर, अब इसका मतलब ये है कि मैंने लोकसभा राज्यसभा नहीं लिखा, इसमें से कोई भी प्रथम सदन हो सकता है, कोई भी द्वितीय सदन हो सकता है। एक सदन प्रथम होगा, जैसे लोकसभा यदि प्रथम होगी तो राज्यसभा द्वितीय होगा, सेकंड हाउस होगा, और यदि राज्यसभा प्रथम सदन है तो सेकंड हाउस लोकसभा होगी। इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पर ये कैसे चीजें होंगी? दोनों शब्दों से पारित संकल्प के आधार पर दोनों शब्दों से पारित संकल्प। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। प्रक्रिया की शुरुआत होगी कैसे? एक संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, एक संकल्प प्रस्तुत यानी कि एक रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाएगा, और इस रिजोल्यूशन में बेसिकली क्या होंगे? आरोप। आरोप, आरोप का मतलब चार्जेस। भाई किसी को मनमानी तरीके से हटाओगे नहीं, कोई ना कोई उसका आधार होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इतनी आसानी से आप नहीं हटा सकते हैं। इतनी आसानी से हटाने की प्रक्रिया होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज तो भाई इंडिपेंडेंट पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, स्वतंत्रता पूर्वक, कि भाई हम कभी भी हटा देंगे तुमको, तो कहेंगे भैया हटाना मत, हम आप जो बोलोगे आपके लिए वो करेंगे। ऐसा तो इसीलिए हमारे यहाँ पर यह अधिकार नहीं दिया गया कि मींस कार्यपालिका मनमर्जी से हटा दे। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हटा दे। किसकी सिफारिश पर? संसद की, विधायिका की सिफारिश पर हटा सकते हैं। तो विधायिका की सिफारिश पर चार्जेज, ये यहाँ पर जो है संकल्प पारित होगा। पर संकल्प कैसे? यहाँ पर एक आरोप पत्र दाखिल होगा। आरोप का मतलब ये है कि आरोपों को एक संकल्प के माध्यम से, आप कह सकते हैं एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा कि ये आरोप हम लगा रहे हैं। और आरोप बेसिकली दो हो सकते हैं, सिर्फ दो, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और क्या आरोप हो सकते हैं? इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता या अक्षमता, और दूसरा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड
मिसबिहेवियर, यानी कि साबित कदाचार, साबित कदाचार। एक इनकैपेसिटी असमर्थता और दूसरा साबित कदाचार। कदाचार का मतलब कि जो आपके आचरण के अनुकूल ना हो, यानी कि जजेस से जो आचरण की एक्सपेक्टेशन है, जैसे किसी के से पैसा लेकर के निर्णय दिया हो, ये क्या है? कदाचार। तो मिस ये दो आधार हमारे संविधान में दिए गए हैं। ये दो आधार है जिनके आधार पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब ये तो आरोप है कि भैया इन्होंने पैसा लेके काम किया है, अभी साबित नहीं हुआ, और वो कोर्ट में साबित नहीं होगा। साबित कैसे होगा? साबित देखिएगा, ध्यान यहाँ पे, ये आरोप लगाएंगे। आरोप को एक संकल्प के माध्यम से किसी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भी प्रस्तुत किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रथम सदन। अब प्रथम सदन यदि मान लीजिए लोकसभा है, सपोज प्रथम सदन क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा में इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 100 सदस्यों को ये समर्थन की आवश्यकता होगी। यदि लोकसभा है तो कितने सदस्यों की? कम से कम 100 सदस्यों की। यदि ये 100 सदस्य एग्री हैं तो ही यहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है, अदरवाइज संकल्प पारित तो दूर की बात है, अभी प्रस्तुत करने, इंट्रोड्यूस करने की बात है, आरोप लगाने की बात है। और यदि ये राज्यसभा है तो राज्यसभा में कितने? कम से कम 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य आरोप लगा सकते हैं, यानी कि संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो भी संकल्प यहां पर सदन में इसके पहले कि डिस्कस किया जाए, कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। 14 days prior notice shall be necessary to propose the resolution in the house। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अब ये आ गया सदन में, ठीक है। अब ये सदन में आ गया तो सदन में बैठे हैं यहां पर कौन बैठे हैं? पीठासीन अधिकारी। मैं पीठासीन इसलिए लिख रहा हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि क्योंकि लोकसभा के लिए अध्यक्ष भी हो सकता है, राज्यसभा के लिए सभापति हो सकता है। अब इनके पास जो विकल्प है, इनके पास कुछ विकल्प हैं, इनके पास विकल्प है। ये जो आरोप पत्र आया है, यानी कि जो संकल्प आया है, या तो उसे अस्वीकार कर दें, रिजेक्ट कर दें, या तो उसे अस्वीकार कर दें, यानी कि रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट कर देंगे तो प्रक्रिया यहीं पर समाप्त, प्रक्रिया समाप्त। इसका मतलब कि उस न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जाएगा, प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन मान लीजिए सपोज कि इन्होंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया यानी कि स्वीकार कर लिया, जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव, संकल्प आया है उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि सदन में एडमिट हो गया। एडमिट का मतलब कि सदन ने स्वीकार कर लिया। अब सदन ने का मतलब यह कि अभी ये नहीं पारित, पास नहीं किया, सिर्फ स्वीकार किया है कि हाँ हम इस मामले को देखेंगे। ये 50 सदस्य या 100 सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो सदन कह रहा है कि भैया स्वीकार करने का मतलब कि ठीक है हम इसकी जांच करेंगे या करवाएंगे, जांच करेंगे या करवाएंगे। तो इसका स्वीकार करने का मतलब यह है कि भैया हम जांच करने के लिए रेडी हो गए। अब जब जांच करेंगे तो ये पीठासीन अधिकारी एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करेगा, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करेगा। 3-member investigating team shall be constituted by the presiding officer। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित हो गई। अब ये 3 सदस्यों में से एक तो कोई भी, कौन होगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड आपका चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी कि प्रख्यात विधिवेत्ता, कोई भी एक विधि का जानकार। ये 3 सदस्यीय टीम गठित होगी और ये 3 सदस्यीय टीम क्या करेगी? जांच करेगी। और किसकी जांच? लगाए गए आरोपों की जांच करेगी।
आरोपों की जांच, लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। अब ये यहां पर जो लगाए गए आरोपों की जांच है उसमें पहली चीज कि राष्ट्रपति को अपना सॉरी किसको हटा रहे हैं, न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय के। दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। तो मीन्स he will be given the opportunity to represent himself, he will be given the opportunity to represent himself, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। फिर इसके बाद अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ये जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम, जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। तो यदि आरोप असत्य पाए जाते हैं तो इसका मतलब प्रक्रिया यहीं पर समाप्त, प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो अब सदन के पास दो विकल्प हैं, सदन के पास दो विकल्प क्या हैं? या तो मेजॉरिटी से क्या कर दे, पारित कर दे, जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, आवश्यक जो बहुमत है उस बहुमत से इसको जांच को अप्रूव कर दे कि जांच जो हुई है वो पूरी तरह से सही हुई है, या मेजॉरिटी से डिसअप्रूव कर दे। मेजॉरिटी से डिसअप्रूव करने का मतलब क्या है? डिसअप्रूव करने का मतलब यह है कि जो बहुमत से जो आरोप है वो पारित नहीं हो पाया। तो मिस डिसअप्रूव का मतलब क्या है कि भैया वो पारित नहीं हो पाया, इसका मतलब कि आरोप या जो वोटिंग मतदान हुई उसमें बहुमत, आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हो पाया, आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हो पाया। और यदि आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हो पाया इसका मतलब प्रक्रिया यहीं पर समाप्त, फिर जज को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, अब रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या है? इसमें दो शर्तें, ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत प्लस बी, दोनों चीजें, एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी of the members present and voting, of the members present and voting, कम से कम 2/3 उपस्थित बहुमत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, यानी कि क्या हो गया, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो गया और यदि विशेष बहुमत से पारित नहीं हुआ तो प्रक्रिया समाप्त, और यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, संकल्प पारित हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सदन से पारित हो गया। एक सदन ये मान रहा है, आरोप लगा रहा है कि भैया इन्होंने कुछ कदाचार किया। तो अब कहां पर जाएगा? दूसरे सदन में। ऊपर कर दूं मैं, ये पर जाएगा एक सदन से, ये यहां से हमने, ये मेजॉरिटी थी, ये मेजॉरिटी ली, एक सदन से पारित हो गया। तो ये पारित होने के पश्चात, पारित हो गया यहां से पारित, और पारित हो गया तो कहां पर आएगा? दूसरे सदन में। दूसरे सदन में भी यदि जो बहुमत रिक्वायर्ड है, यानी कि जो आवश्यक बहुमत, वही वाला बहुमत, आवश्यक बहुमत से पारित हो गया, दूसरे सदन में आवश्यक बहुमत से दो चीजें हो सकती हैं कि पारित ना हो, तो पारित यदि दूसरे सदन में नहीं होगा तो प्रक्रिया समाप्त,
और यदि पारित हो गया, पास हो गया, तो इसका मतलब क्या है? यही तो समावेदन है। कहां से जाएगा? यहां से। एक्चुअली दोनों सदन से हो गया, क्योंकि दोनों सदन से पारित है। ये कहां चला गया? राष्ट्रपति के पास एंटर समावेदन, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? आदेश से उसे हटा देंगे। ये प्रक्रिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो आप लोगों को एक साथ दिख जाएगा। अभी भी नहीं आया क्या? आ गया मेरे ख्याल से। आ गया ना पूरा? इसका मतलब यह है कि यदि आरोप जांच के बाद आरोप सत्य भी पाए जाते हैं और सदन ने पारित नहीं किया आवश्यक बहुमत से, तो उसे हटाया नहीं जाए। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है आज तक। और यही सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों के हटाने, सेम प्रक्रिया, नो चेंज, यही प्रक्रिया है। आज तक भारत के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है। कितनी बार? 3 बार ऐसा हुआ है। एक 1993 में जस्टिस रामास्वामी के केस में, जहां पर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया। दूसरा केस 2009 में बना जस्टिस सौमित्र सेन का। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ जब केस बना, तो जस्टिस सौमित्र के मामले में राज्यसभा से पारित हो गया। लेकिन इससे पहले कि ये लोकसभा में पहुंचे, जस्टिस सौमित्र सेन ने रिजाइन कर दिया कि भैया तुम हटाओ, इससे अच्छा हम खुद ही हट रहे। और एक तीसरा केस आया 2009 में ही, जस्टिस पीडी दिनाकरण का। जस्टिस पीडी दिनाकरण का केस आया, तो हाउस में एडमिट तो हो गया, लेकिन जब ये हाउस में एडमिट हो गया, जांच होती, इसके पहले उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। और इस प्रकार से आज तक किसी भी न्यायाधीश को, जो संविधान में प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। आज 75 साल हो गए और समझ लीजिए कि इसका प्रयोग नहीं हो पाया संविधान के प्रावधान पर। इसकी इतनी इंडिपेंडेंस है न्यायपालिका की। जस्टिस सौमित्र सेन, और ये सुप्रीम कोर्ट के इनमें से कोई जज नहीं, हाई कोर्ट। कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग से हटाया गया है? एक भी नहीं। उनको इतनी कठोर प्रक्रिया है कि भैया आप हटा ही नहीं पाओगे। 1993, 2009, 2009 इधर जस्टिस सौमित्र सिंह, ये जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस बी रामास्वामी नाम था इनका। एक चीज ध्यान रखिएगा
कि भारत के संविधान में किसी पद के से किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए सिर्फ एक पदाधिकारी को हटाने के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया। कितने? सिर्फ एक, और वो कौन है? राष्ट्रपति। इसके अलावा किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आम बोलचाल के रूप में केवल यूपीएससी ने भी एक बार प्री में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया था। पर अगेन वो एक आम सामान्य रूप से बोलने की, क्योंकि प्रक्रिया लगभग सेम है, सेम नहीं है, लगभग सेम है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, शुरू में मैंने 1 महीने नहीं की, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। भाई धीरे धीरे अब समझ विकसित हो गई ना, लगभग थोड़ा बहुत तो हो गई, थोड़ा बहुत हुई कि नहीं हुई? इतना जो आप लोगों के चेहरे से इतना मुझे वो उदासी दिख जाती है कि मैं निराश हो जाता हूं। ये बच्ची अभी 3-4 दिन पहले आई, इसके पता नहीं अभी आगे कितना लंबा खींचेगी ये, लेकिन अभी इसके अंदर उत्साह बहुत दिख रहा है और चीजों को समझ भी रही है, ऐसा भी नहीं। जबकि इसकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं, मुझे नहीं पता इसकी पृष्ठभूमि, पर इसके कम से कम एक एक्साइटमेंट है और चीजों को समझने का प्रयास कर रही है। चीजें लिख भी पाती कि मुझे लिखना क्या है, ये भी कर पाती। और कुछ आप में से ऐसे जो नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को भी, पर ये नहीं है कि भाई आप कर नहीं सकते। हो सकता है कि आप अभी थोड़ा और पृष्ठभूमि तैयार हो रही है तो आप भी कर पाओगे। सबके अंदर समान क्षमता है, ईश्वर ने सबको समान बनाया है। विधि के समक्ष समता है, और विधि क्या है? प्रकृति। प्रकृति ही कानून है और प्रकृति ने सबको समान बनाया है। बस अंतर कहां पर आता है? क्योंकि हमारे परिवेश हमको डिफरेंट कर देता है। हमारा जो परिवेश है, परिवेश का मतलब समझ रहे हैं? एनवायरनमेंट, कि मीन्स हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई आप में से हो सकता है एक कमरे में भी रहता हो, और कोई किसी का घर इतना बड़ा हो कि पूरे एक दिन में पूरे घर में जा भी ना पाता हो, पूरे कमरों में। ये भी हो सकता है। हो सकता है किसी के खानदान परिवार में पहले से सरकारी का अधिकारी रहे हैं और किसी में पहली बार प्रयास कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इसका मतलब ये है, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अपने दम के माथे पढ़ने का प्रयास किया हो, और कुछ ऐसे भी हो कि जिनको मार मार के पढ़ाया गया हो, फिर भी पढ़ने में कोताही बरत रहे हो। ये भी, इसका मतलब क्या है? इसी को मैं परिवेश कह रहा हूं। सबकी परिस्थितियां समान नहीं। ईश्वर के घर से सब बराबर रूप में आए थे, कहां पर परिवर्तित हो गए? व्याख्या में। समझ रहे हैं बात को? व्याख्या में इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो गया, और इंटरप्रिटेशन के जाल में आप फंस गए। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक कि 4th जज केस नहीं आ जाता, तब तक 4th जज केस ने तो बराबर कर दिया ना सबको, कि भाई पहला नहीं निर्णय हो पाया पूरा, क्योंकि 1982 में हुआ, 1993 में फिर आ गया, 1993 के बाद 1998 में फिर आ गया, 1998 के बाद 2014 में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस में संवैधानिक पीठ ने, 5 न्यायाधीशों की बेंच ने, संवैधानिक पीठ का मतलब समझते हैं कि आम पीठ नहीं है, संविधान की व्याख्या वाली पीठ है। उसने फिक्स कर दिया कि भैया अब रहने दो, जो जहां है वैसा ही चलने दो। तो आपकी भी अंदर परिपक्वता सबके आएगी। हो सकता है कोई सीधे 2-3 न्यायाधीश मामले में पहुंच गया हो, उसका बैकग्राउंड तैयार हो गया हो सकता है कोई तीसरे में हो, कोई पहले में लटका हो, तो उसको समय लगेगा सबके। तो ये किसी को धैर्य नहीं खोना है। यदि धैर्य अपना नहीं खोगे और लगातार प्रयास करते रहोगे, तो फिर पत्थर पर निशान, लोहा पिघल जाता है भाई साहब। पिघलता है कि नहीं पिघलता? तो जब लोहा पिघल जाता है तो भगवान भी इतना निर्दयी नहीं है कि मेहनत को नकार दे। आपका काम कहां पर है अभी? मेहनत करने पर। कर्मण्येवाधिकार। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सर हमसे कब लिखना आएगा, तो अभी कल तो लिखना शुरू किया है, और आज सोच लो, तो इसका मतलब जो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। यही हुआ ना। और मैं तो कहता भी हूं
कि भगवान भी किसी को बिना मेहनत के फल ना दे, अदरवाइज उस फल का की वैल्यू नहीं रह जाती, उस फल की वैल्यू नहीं रह जाती। शहरों में आम का सीजन चल रहा है, लोग 100-100 रुपए किलो आम खरीद रहे हैं, और गांव में है कि गड्ढों में बिछाए हुए हैं, कोई खाने को तैयार नहीं है सही कि नहीं? तो इसलिए अब वहां पर क्या बिना मेहनत के मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, तो अरे ये तो रोज खाते हैं, इसको छोड़ो। और शहरों में अवेलेबल उपलब्धता नहीं है, बड़ी खून पसीने की कमाई से 100 रुपए भी निकल करके जेब से आते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू हो जाती है। तो वैसा ही है कि बिना मेहनत के फल किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए तभी मिलना चाहिए। और इसीलिए आप सिर्फ अधिकार आपका मेहनत पर ही है। गीता में ऐसे उपदेश नहीं दिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु गुरुमाते संगो सत्य कर्मणि। तो मीन्स कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, और यदि कर्म करेंगे तो फल अपने आप आएगा, फल अपने आप आएगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन रह गया क्या? क्या पढ़ा रहा था? क्वेश्चन करना क्या था, क्वेश्चन में क्या लिखना था? अच्छा हाँ ठीक ठीक, लिखो 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 लिखो। Sorry. Write down the differences. Write down the differences. Write down the differences between the procedure of removal of the president and the judges of the Supreme Court, the judges of the higher judiciary कर लीजिए बस, the judges of the higher judiciary। जब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी, जब हायर जुडिशरी की बात करें इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इंक्लूड है, और जब लोअर जुडिशरी की बात करें तो मींस द जुडिशरी लोअर देन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के निचली अदालतें जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट हिंदी में लिखिएगा कि राष्ट्रपति और देश की ऊपरी अदालतों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? राइट डाउन, इसके अंतरों को लिखिए, स्पष्ट करने में फिर क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, लिख लेंगे। अब नहीं लिख पाएंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है ना, इसमें तो कुछ है भी नहीं कि भाई आपको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, इलस्ट्रेट करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न है। 5-6 बिंदु लिख लीजिए, उत्तर खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद गर्मी लगे तो खोल दीजिएगा खिड़की सब। कुछ रह गया क्या? हाँ, एक कल हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी, शुरू में किया था ना, 4-5 पार्ट में डिवाइड किया था। एक अनुच्छेद 24, एक अनुच्छेद 125, एक अनुच्छेद 126, एक अनुच्छेद 127, एक अनुच्छेद 128, एक अनुच्छेद 130 किया था ना। उसमें 3 तो हो गए हमारे अनुच्छेद, 124, 125, 126 3 हो गए।
अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की तो हमने चर्चा कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट में दो और अन्य प्रकार के न्यायाधीश भी होते हैं, दो अन्य प्रकार के न्यायाधीश भी होते हैं और उनको मैंने नाम दिया है शॉर्ट पीरियड जजेज। शॉर्ट पीरियड जजेज यानी कि अल्पकालिक न्यायाधीश। न्यायाधीश, द्वारकाधीश को तो जानते हैं ना। द्वारकाधीश और न्यायाधीश में क्या अंतर है? हाँ, गलत व्याख्या है, पूर्णतः अशुद्ध व्याख्या है। हाँ, गलत व्याख्या है। दोनों तो एक हैं, दोनों ही एक हैं। There is no difference between the न्यायाधीश एंड द्वारकाधीश। भगवान ही तो न्याय करता है भाई, और द्वारकाधीश कौन है? कृष्ण भगवान, यानी कि वो भी न्याय के दाता हैं और न्यायाधीश भी न्याय के। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई ये भारत वाले न्यायाधीश, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि न्यायाधीश और द्वारकाधीश में क्या अंतर है, यही कहा ना। तो मिस दोनों एक ही हैं और इसीलिए परंपरागत अनुसार अभी तक न्यायालयों में क्या है, माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड मतलब हम तो भगवान ही मान रहे हैं उनको न्याय के मंदिर में कि भाई आप न्याय की कुर्सी में बैठे हैं। उस कुर्सी का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता, उस कुर्सी का महत्व होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर खड़े होते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लॉयर होते हैं जो जजेस से भी ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस होता है, कानून का जानकार होते हैं, संविधान के जानकार होते हैं, जज से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और जज उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब जज कोर्ट में इंटर करते हैं कुर्सी में बैठने के लिए, तो हर एक व्यक्ति जो कोर्ट रूम में प्रेजेंट होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। क्यों? रिस्पेक्ट व्यक्ति की नहीं है, रिस्पेक्ट उस कुर्सी की है, क्योंकि उस कुर्सी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि न्याय मिलेगा। और न्याय कौन देता है? भगवान। न्याय तो प्रकृति ही देती है ना। भगवान का मतलब क्या? प्रकृति, नेचर। तो हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस दाता की रिस्पेक्ट करते हैं जो हमें न्याय प्रदान करता है। फिलॉसफी वाला सब्जेक्ट हो गया है। फिलॉसफी में यही ज्ञान है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बैठक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में दो मैंने क्या लिखा? शॉर्ट पीरियड जजेस। इसका मतलब अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए दो अन्य प्रकार के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो सकती है। और अल्प समय अल्प समय को हम तदर्थ कह सकते हैं, यानी कि टेम्पोरी। दोनों क्या हो गए? टेम्पोरी। टेम्पोरी क्यों?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सुप्रीम कोर्ट में काम का बोझ अत्यधिक हो जाए और न्यायाधीशों की संख्या की उपलब्धता कम हो, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो, सुप्रीम कोर्ट का कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमारे संविधान में कहा गया है कि आप अल्प समय के लिए, जब तक कि पूर्ण रूपेण संख्या की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक कार्य सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति अल्प समय के लिए हो सकती है। और उसमें दो प्रकार के न्यायाधीश, एक तदर्थ न्यायाधीश जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 127 में है, और दूसरा जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 128 बिल्कुल सही। इसमें यह कहा गया है, एडॉक जजेस की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात ये नियुक्ति कौन कर सकता है, हु कैन अपॉइंट, तो ये है आपका सीजेआई विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर या सहमति पर। ठीक है, दूसरा कैसे, तो सीजेआई may request to the judge of the high court who is eligible, एक चीज रह गई, eligible to be appointed as judge of Supreme Court, with the consent of CJI and Chief Justice of the concerned High Court. मीन्स सीजेआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर किसकी बात हो रही है? बात हो रही है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है। एडॉक जज कौन हो सकता है? तदर्थ न्यायाधीश। कोई किसी भी उच्च, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 में से किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, और वो कोई भी न्यायाधीश कौन हो? जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य हो। अभी हम योग्यता नहीं पढ़े हैं, आगे योग्यता भी पढ़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए
सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि अनुरोध कर सकता है। बट अब यहां पर रिक्वेस्ट का तात्पर्य क्या है? इज बाउंड टू एक्सेप्ट, इज बाउंड टू एक्सेप्ट, इज ड्यूटी बाउंड टू फुलफिल दैट रिक्वेस्ट, यानी कि उसको ज्वाइन करने के लिए वो बाध्य होगा। लेकिन इसमें एक चीज कही गई है, विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यानी कि जिस राज्य के उच्च न्यायालय से आप न्यायाधीश ला रहे हो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी आपको अनुमति लेनी होगी। ठीक है। इसके अलावा अब यहां पर इसके पास जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा, इसके पास जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा, जो पावर्स होंगी वो सारी किस कौन सी होंगी? एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उनके पास, ऐसे न्यायाधीशों के पास वे सारी शक्तियां होंगी, वो सारे क्षेत्राधिकार होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास होते हैं। क्या सीजीआई रिक्वेस्ट कर रहा है तो सीजीआई रिक्वेस्ट, अच्छा यहाँ पर ओके ओके अरे यार, विद द कंसेंट ऑफ, किसको इरेज करवाना था, किसको इरेज करवा दिया? ये तो चीफ जस्टिस ही रहेगा ना, और द कंसर्न हाई कोर्ट है ना, ये प्रेसिडेंट, ये इसको इरेज करना है। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं इधर वाला, अगेन सीजेआई विद कंसेंट ऑफ, कौन कर सकता है? विद कंसेंट ऑफ या प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर मुख्य न्यायाधीश में रिक्वेस्ट टू एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट who is eligible for appointment in Supreme Court, for appointment in Supreme Court to attend the sittings of Supreme Court। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में शामिल होने के लिए अनुरोध कर सकता है, अब लेकिन यहां पर मींस इससे कह सकता है सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो या तो हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का वो रिटायर्ड जज जिसके पास सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन करने के लिए योग्यता हो, ऐसे रिटायर्ड न्यायाधीश से सीजेआई रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें ये जरूरी है कि कंसेंट ऑफ दैट रिटायर्ड जज इज नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि जो रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी कंसेंट, उसकी स्वीकृति उसकी सहमति आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि वो चाहे तो मना भी कर सकता है।
कह सकता है बाबा जी अब मैं रिटायर हो गया हूँ, देखो मैं घर में बैठने तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा, मुझे शुगर हो गई है, मुझे बीपी हो गई है, मुझे लकवा मार गया है, मुझे XYZ हो गया है, ठीक है। तो मीन्स कंसेंट ऑफ द रिटायर्ड जज इज नेसेसरी, इसका मतलब कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी सहमति आवश्यक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि he will have the jurisdiction and the powers of the Supreme Court, but he will not be assumed as the judge of Supreme Court. ध्यान रखना है, उसके पास वो क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास होती हैं, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना नहीं जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना नहीं जाएगा। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां तो होंगी लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना नहीं जाएगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज कि उनको जो ऐसा जज होगा उसको उतना भत्ता प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, उतना भत्ता प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। Such allowance shall be provided to him determined by the president. उसको उतना भत्ता प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करें, यानी कि वो रिटायर्ड वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर प्रदान किया जाए। ठीक है, इसके बाद ये शॉर्ट पीरियड जजेज हैं तब तक के लिए जब तक कि पूरी गणपूर्ति यानी कि जो काम सुचारू रूप से संचालन के लिए संख्या पूरी नहीं हो जाती, काम का बोझ कम नहीं हो जाता, तब तक के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं कहां पर, हाँ, योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। दो योग्यताएं मैंने 124 में ही दी गई, 124 में। दो योग्यताएं हमारे संविधान में दी गई। पहली, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कितना? 5 वर्ष, एटलीस्ट 5 years एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, 1 और मल्टीपल हाई कोर्ट्स मिला करके। तो अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 5 वर्ष इसके पूरे नहीं हुए, तो अथवा भी है, या तो फिर ये वाला हो, क्या हो, कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय या कई उच्च न्यायालय मिला करके, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अनुभव, अधिवक्ता के रूप में यानी कि एडवोकेट के रूप में अनुभव। Have worked as an advocate for at least 10 years in any high court or high courts. इसमें ये जब 10 वर्ष की गणना होगी, 10 वर्ष की जो गणना होगी, उस गणना में यदि उस व्यक्ति ने किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में भी कार्य किया है तो वो एडवोकेट के 10 वर्ष में काउंट होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 2 साल कार्य किया है और 8 साल किसमें, हाई कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, तो और 8 और 2 10 पूरे कहलाएंगे। प्लस इसके साथ साथ ये भी नहीं हो तो अथवा और डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of president,
मीन्स राष्ट्रपति के विचार में, राष्ट्रपति के विचार में कोई प्रख्यात क्या हो, विधिवेत्ता हो। सेकंड वाले में अथवा लिखा ना मैंने, हाँ सेकंड वाले में मैंने 3 अथवा लिखेंगे। इसका मतलब पहली कंडीशन तो अनिवार्य है और दूसरे में से कोई एक, 3 चीजें लिखी ना यहाँ पे, इसमें से कोई एक हो। भाई 5 वर्ष यदि न्यायाधीश के रूप में हो, यदि ना किया हो तो ये हो, और ये दोनों भी ना हो तो ये चल जाएगा। राष्ट्रपति की नजर में यदि इन तीनों में से कोई एक और ऊपर वाला, स्वाभाविक रूप से ये तभी होगी जब आप भारत के नागरिक होंगे, तो यदि ऐसा है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होती। ठीक है, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होती है। इसके बाद सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसको बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज? कोई बनना चाहता है? हैं? बनना चाहता तो इधर क्या कर रहे हो भाई? हैं? यदि किसी को बनना है तो इधर क्या कर रहे हो? यूपीएससी से कौन सा जज बन पाओगे? जाके कहीं वकालत करो, पर उसके लिए एलएलबी करो पहले, फिर वकालत करो। ठीक है, हैं? आप 10 साल वो भी थोड़ी कि बना ही दिया जाएगा। और फिर मान लो कि अच्छे लॉयर बन गए तो खुद कह दो कि मुझे नहीं बनना, रहने दो, 2.5 लाख रुपए में मेरा क्या होगा, परिवार ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसके बाद सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ। पीठ आपकी वाली पीठ नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ। सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगा? तो हमारे संविधान में कहा गया है कहां पर? दिल्ली में। और एज मे बी डिटरमाइंड बाय CJI with prior approval of the president। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली में होगी या किसी अन्यत्र स्थान पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर निर्धारित किया जाए। दिल्ली और एज में बी डिटरमाइंड बाय CJI विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, हिंदी में भारत सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली में होगी, दिल्ली या किसी अन्यत्र स्थान पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर या अनुमति पर निर्धारित किया जाए। सहमति या अनुमति पर निर्धारित किया जाए। ठीक है, ये हो गया गठन और संरचना से संबंधित प्रावधान। अब आते हैं मेन प्रावधानों पर। हैं? ये अभी तक नमूना था।
ये बड़ा डायग्राम होगा, ध्यान रखिएगा, एक पेज में आ जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी।
कहिएगा अभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, दिमाग में आ जाए क्या हो। तो क्या लिखा है? दो पहिया दो सहारे सेल्फी सेल्फिफिकेशन
हो गया? लिख लिया? जल्दी लिख लीजिए। हाँ, कहाँ पे बोल दूं एक बार? हाँ, किधर है? देखो मैं बोल देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। प्रारंभिक न्याय क्षेत्र प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन, मूल न्याय क्षेत्र ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और न्यायाधीश न्याय क्षेत्र यानी क्षेत्राधिकार रिट ज्यूरिसडिक्शन। और फिर आर्टिकल 131 एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन अनन्य न्याय क्षेत्र, और इधर लिखा हुआ कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती न्याय क्षेत्र। अपीली ज्यूरिसडिक्शन, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, संवैधानिक अपीली न्याय क्षेत्र। फिर इसके बाद सिविल अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सिविल अपीली न्याय क्षेत्र। आर्टिकल 132 133 134 यानी कि क्रिमिनल अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, न्याय आपराधिक अपीली न्याय क्षेत्र 134 में, और स्पेशल लिटिगेशन एसएलपी विशेष अनुमति न्याय क्षेत्र 136। और इसके अलावा पुनरीक्षण न्याय क्षेत्र यानी कि रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 137 दोषहारित न्याय क्षेत्र यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन आ गया, लग गया था अभी क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि दोषहारित न्याय क्षेत्र, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस 2002। इसके साथ साथ फिर वॉचडॉग ज्यूरिसडिक्शन मैंने लिखा हुआ है, जिसमें जुडिशियल न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका, जिसमें हुसैन आरा खैतून केस मैंने दिया हुआ है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक और लिखा हुआ है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्या, सलाहकारी न्याय क्षेत्र और क्षेत्राधिकार। और फिर अदर पावर्स में अन्य शक्तियां, और इसमें अन्य शक्तियों में आर्टिकल 138 139 139 140 141 142 143 सॉरी 3 तो इधर आ गया 5 नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, चलो आप बना लीजिए तब तक, और टेक अ ब्रेक ऑफ